देश विदेश की रोचक व मनोरंजक लोक कथा। आज जिस देश भाषा की लोक कथा हम पढ़ने सुनने वाले हैं, वो देश भाषा है। ग्राम्यगृह के राजा की बेटी। एक माँ थी जो उम्मीद कर रही थी। एक बार जब वह सामूहिक प्रार्थना सभा से चर्च से बाहर आई तो उसकी पीड़ाएं उस पर हावी हो गई। उसे कहाँ जाना चाहिए? उसने खुद को एक पुल के नीचे छुपा लिया और एक बेटे की मां बन गई। 3 रॉयनिट्स भी वहां आए। वे जादूगर हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को इस दुनिया से किस मृत्यु से गुजरना है। एक ने कहा, आइए हम इसे तुरंत मार डालें। दूसरे ने कहा, ऐसा नहीं है, परंतु जब वह बड़ा हो जाए तो हम उसे मार डालें कि उसकी माता का दुख उसके लिए और भी बढ़ जाए। परंतु तीसरे ने कहा, हम ऐसा न करें, परंतु यदि वह ग्राम्यगृह के राजा की बेटी को ब्याहने न ले जाए तो हम उसे मार डालें। और इस प्रकार यह तय हो गया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे शादी करनी चाहिए। मेरे बेटे, तुम कहते हो कि तुम शादी करना चाहोगे, लेकिन तुमसे शादी करने वाला कोई नहीं है। उसने उससे पूछा, क्यों नहीं? उसने उससे कहा, हाँ, सुएनिट्स ने आपके भाग्य की घोषणा की है कि यदि आप ग्राम्यगृह के राजा की बेटी को पत्नी के रूप में नहीं लेंगे तो वे आपको मौत के घाट उतार देंगे। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं उसकी तलाश में जाऊंगा, लेकिन पहले मैं एक बूढ़े लोहार से पूछने जाऊंगा। शायद वह मुझे बता सके कि वह कहाँ है। लोहार ने कहा, मेरे बेटे, तुम्हारे लिए यह पता लगाना मुश्किल होगा, परंतु चंद्रमा की माता के पास जाओ। यदि वह आपको नहीं बता सकती तो मुझे नहीं पता कि उससे बेहतर आपको कौन बता पाएगा। उसने उसे 3 जोड़ी लोहे के जूते भी दिए और उसे चंद्रमा की माँ के पास भेज दिया। केवल जब तुम उसके पास आओ तो उसका हाथ पकड़ लो, तब वह तुरंत तुमसे पूछेगी कि तुम क्या चाहते हो, और बिना देर किए उसे बता दो। वह चला गया, और जैसे ही वह जूते पहनने के करीब आया, वह चांद की माँ के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने तुरंत उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने कहा, मैं ग्राम्यगृह के राजा की बेटी को ढूंढना चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक है मेरे बेटे, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मेरा बेटा जानता है। उसके घर आने तक प्रतीक्षा करें और फिर आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन उसे तुम्हें नहीं ढूंढना चाहिए, वह तुम्हें एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब वह घर आएगा तो उसे ध्यान आएगा कि आप यहाँ हैं। मैं तुम्हें छिपाऊंगा, और जब वह तीसरी बार पूछे कि ईसाई आत्मा कहाँ है, तो उससे कहना, मैं यहाँ हूँ, और वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बुढ़िया ने उसे एक नांद के नीचे छिपा दिया। चंद्रमा घर आया और पूछा, माँ, आपके यहाँ एक ईसाई आत्मा है? और जब उसने तीसरी बार पूछा कि ईसाई आत्मा कहाँ है, तो उसने स्वयं घोषणा की, मैं यहाँ हूँ, और फिर वह कुछ नहीं कर सका उसे, अन्यथा वह उसे कुचलकर चूर्ण कर देता। उसने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने कहा, मैं ग्राम्यगृह के राजा की बेटी को ढूंढना चाहता हूँ। चंद्रमा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सूरज की माँ को नहीं पता तो मुझे नहीं पता कि और कौन जानता है। और वह उसे वह रास्ता दिखाया जिससे उसे जाना चाहिए। उसने जूते की दूसरी जोड़ी पहनी, और जब वह उन्हें पहनने ही वाला था तो वह सूरज की माँ के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने तुरंत उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? उसने उससे कहा कि यदि वह जानती है कि ग्राम्यगृह के महल कहाँ है, तो वह ग्राम्यगृह के राजा की बेटी को प्राप्त करना चाहता है। फिर उसने उससे कहा, मेरे बेटे, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मेरा बेटा नहीं जानता तो मैं नहीं जानता कि और कौन जानता है। उसके घर आने तक थोड़ा इंतजार करें। उसने भी उसे एक कुंड के नीचे छिपा दिया
और उसने खुद को तीसरी बार घोषित किया कि सूरज ने पूछा, माँ, तुम्हारे पास यहाँ एक ईसाई आत्मा है। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। सूरज भी उसका कुछ नहीं कर सका, परंतु उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने उत्तर दिया कि वह ग्राम्यगृह के महलों और ग्राम्यगृह के राजा की बेटी की तलाश में था। तब सूरज ने उससे कहा, आह, मैं नहीं जानता, परंतु यदि तूफान घोड़ी अर्थात तूफान या वायु को नहीं मालूम, तो मैं नहीं जानता कि कौन जान सकेगा। तब उसने उसे रास्ता दिखाया और कहा, जब तुम एक घास के मैदान में पहुंचोगे जहां घास आपके घुटनों तक है, वहां तूफान घोड़ी है। यदि तुम्हें वह वहां न मिले तो उसकी प्रतीक्षा करो, वह खाना खिलाने आएगी। सीधे उसके पास न जाओ, बल्कि किसी पेड़ के पीछे या गड्ढे में छिप जाओ, और जब वह आए तो तुरंत उसका लगाम पकड़ लेना, नहीं तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह चला गया और जूते की तीसरी जोड़ी पहनी, फिर चला गया और चला गया और घास के मैदान पर पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो तूफान घोड़ी भोर तक वहां नहीं थी। वह एक पुल के नीचे छिप गया, और जब वह पानी पीने के लिए पुल पर आई तो उसने उसे लगाम से पकड़ लिया, और उसने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने उत्तर दिया कि वह ग्राम्यगृह के राजा की बेटी को ढूंढना चाहता है। उसने उसे उत्तर दिया, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। वह चढ़ गया, और उसने फिर उससे कहा, लेकिन तुम्हें गिरना नहीं चाहिए। वह पीछे हट गई। वह लगभग गिर पड़ा, लेकिन उसने अपने पैर को संभाले रखा। वह दूसरी बार उठी और फिर भी वह लगभग गिर गया। तीसरी बार जब वह उठी और फिर भी वह लगभग गिर गया, केवल उसने खुद को अपने घुटने के बल रखा। तब उसने उससे कहा, इससे मुझे हानि होगी। वह पक्षी की नाई उसके साथ चली और 2 कदम तक उड़ती गई। जब वह उनके पास आई तो झोंके से सीढ़ियां 2 टुकड़ों में बंट गई, लेकिन तेजी से फिर बंद हो गई और घोड़ी की पूंछ का एक टुकड़ा टूट गया। तब घोड़ी ने उससे कहा, तुम देखते हो कि जब तुम गिरने ही वाले थे तो तुमने मुझे कैसे नुकसान पहुंचाया। फिर वे ग्राम्यगृह के महलों तक पहुंचने तक चलते रहे। तब उसने कहा, मत मत पीना, और न भूल जाना, कहीं मेरे पास न आना। उसने कहा कि मैं आऊंगा, और ऊपर चला गया। उन्होंने उसका स्वागत किया और उसका सत्कार किया, और उसने तुरंत उनसे विनती की कि वे उसे राजपुत्री दे दें। उन्होंने वादा किया कि वे उसे दे देंगे। फिर उन्होंने जेवनार की और अंधेरा होने तक खाते पीते रहे। और जब शाम हुई तो उसने कहा कि उसे अपने काम से बाहर जाना होगा और सीधे लौट आएगा। वह तूफान घोड़ी की ओर चला गया। वे उसके लिए 100 क्विंटल घास लेकर आए थे। उसने खुद को घोड़ी की पूंछ में छुपा लिया। उन्होंने उसे ढूंढा, परंतु न पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे लगभग भोर में ही पाया, परंतु मुर्ग बांग देने लगा, और वे उसका कुछ न कर सके। इसके बाद वह घर के अंदर गया, और उन्होंने उसे फिर खाने पीने को दिया, और उससे पूछा कि वह कहाँ था। उसने उत्तर दिया, मैं एक बाड़े के नीचे सोया था। मैं गिर गया और जल्द ही वहीं सो गया। उन्होंने घोड़ी को 100 क्विंटल घास और कई माप जई दी। उन्होंने पूरे दिन शाम तक खूब मौजमस्ती की। वह फिर बाहर गया और घोड़ी की जटा में छिप गया। उन्होंने उसे रात भर ढूंढा, परंतु वह न मिला। लेकिन भोर में एक बूढ़ी जादूगरनी ने उन्हें बताया कि वह अयाल में है। वे उसे लगभग वहां पा ही लेते, लेकिन मुर्गों ने बांग देना शुरू कर दिया, और अब वे उसे मार नहीं सकते थे। लेकिन बाद में उन्होंने पूरे गांव के सभी मुर्गों को मार डाला। वह फिर महल में गया। उन्होंने उसे वह सब कुछ दिया जो वह खाना और पीना चाहता था, और घोड़ी को हमेशा की तरह 100 क्विंटल घास और कई माप जई, और उससे कहा, तुम्हें शाम को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए,
हम तुम्हारे लिए वह सब कुछ तैयार करेंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। जब शाम हुई तो उनके उसके साथ मित्रवत संबंध थे, लेकिन फिर भी वे तितर-बितर हो गए। वह बाहर गया और घोड़ी के पास गया। उसने उसे कहाँ दिया? उसने उसे अपने जूते में अपने पैर के नीचे छिपा लिया, क्योंकि उसका पैर बड़ा था। वे फिर उसे खोजने गए, लेकिन दिन के दौरान उसने 2 अंडे लिए और शाम तक घोड़ी ने उन्हें अपने गले में रख लिया और शाम तक वे लगभग बड़े हो गए थे। जब उन्होंने उसे दोबारा खोजा तो वे उसे नहीं पा सके। भोर में उन्होंने बूढ़ी जादूगरनी से परामर्श किया। उसने उन्हें बताया कि वह घोड़ी के खुर के नीचे था। वे अब उसे बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन घोड़ी ने जो मुर्गे उसके गले में डाल दिए थे, वे बांग देने लगे। वे उसका कुछ नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने दोनों मुर्गों की गर्दनें मरोड़ दी। अब उसने कहा कि उन्हें उसे राजपुत्री देनी होगी कि वह चला जाए। परंतु राजा ने कहा कि वह उसे न देगा, क्योंकि जिस स्थान पर उसने उसके लिए बिछौना तैयार किया है, वहां वह नहीं सोया है। उसने घोषणा की कि वह नशे में था और बाहर गया था, गिर गया था और वहीं सो गया। परंतु राजा ने उस पर विश्वास नहीं किया। अब उसने उससे विनती की कि वह अपनी बेटी को मेरे पास ले आए, कि वह किसी भी हालत में उसे चूम सके। परंतु घोड़ी ने पहले ही उसे निर्देश दिया कि जब वह उसे चूमने आए तो वह उसे पकड़कर अपनी घोड़ी पर खींच ले और वे उसके साथ भाग जाएं। और उसे एक ब्रश भी लेना था जिससे घोड़ों को साफ किया जाता है, एक कंघी जिससे घोड़ों को साफ किया जाता है, और एक गिलास पानी, और अपने लिए अच्छी तैयारी करनी थी। परंतु जब राजा ने उसका अनुरोध मान लिया कि उसकी बेटी उसे चूमने के लिए आए, तो वह उसके पांवों के बल रकाब में खड़ी हो गई, और जैसे ही वह चूमने के लिए खड़ी हुई, घोड़ी पर चढ़ गई और फाटक से होकर चली गई, और वह आगे बढ़ती गई। राजा ने यह देखा, अपने घोड़े को बुलाया और उनके पीछे गया। वे पहले से ही अपने रास्ते पर बहुत दूर थे। अचानक घोड़ी ने कहा, चारों ओर देखो कि कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा है। उसने इधर-उधर देखा और कहा, वहाँ है, वह तुम्हें पूंछ से पकड़ रहा है। घोड़ी ने कहा, ब्रश फेंको। उसने ब्रश फेंका और उनके पीछे एक जंगल खड़ा हो गया, जिससे वह मुश्किल से अपना रास्ता बना सका। बेचारा राजा मुश्किल से कंटीली झाड़ियों तक पहुंच सका, और इस बीच वे काफी आगे बढ़ चुके थे। हालांकि राजा ने जबरदस्ती अपना रास्ता बनाया और फिर तेजी से उनका पीछा किया, जब तक कि वह फिर से उन्हें पकड़ने के करीब नहीं आ गया। तब घोड़ी ने कहा, चारों ओर देखो कि कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा है, सभी पूंछ से पकड़े गए हैं। घोड़ी ने कहा, कंघी फेंको। उसने उसे फेंका और पहाड़ों की एक बड़ी श्रृंखला एक के बाद एक वहां स्थापित हो गई, और वे आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि वे पहले ही काफी दूर तक चले गए, और राजा ने कठिनाई से पहाड़ों पर अपना रास्ता बनाया और फिर उनके पीछे, यहाँ तक कि वह फिर से उनसे आगे निकलने के करीब था। घोड़ी ने उससे कहा कि वह चारों ओर देखे कि कोई उनके पीछे तो नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि वहां था, और वह पूरी तरह से पूंछ से पकड़ी गई थी। घोड़ी ने कहा, पानी वाला गिलास फेंक दो। उसने उसे फेंक दिया, और पानी की एक बड़ी बाढ़ आ गई, जिससे राजा कठिनाई से पार पा सका, और वे पहले ही बहुत आगे बढ़ चुके थे। जैसे ही राजा पानी से बाहर निकला, वह तेजी से फिर से उनके पीछे चला गया, और पहले से ही उनसे आगे निकलने के करीब था। जब घोड़ी पहले से ही सीढ़ियों के पास थी और सीढ़ियां खुल गई, हवा का झोंका आया और घोड़ी तेजी से आगे बढ़ी, और वे फिर से बंद हो गए, और राजा सीढ़ियों से आगे नहीं बढ़ सका और जोर से चिल्लाया, दामाद जी, आगे मत जाओ,
मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बेटी शिकायत न करे कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। फिर उसने किसी तरह अपना करधनी सीढ़ियों पर फेंक दिया, क्योंकि उस करधनी के अलावा उसके पास उसे देने के लिए और कुछ नहीं था। और करधनी ऐसी थी कि उसका स्वामी जो कुछ चाहता था वह प्राप्त कर लेता था। तब राजा लौट आया और वे प्रसन्न रहे। उसने तूफान घोड़ी को विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया और तेजी से घर चला गया, क्योंकि उसने कमरबंद को अपने घर में रखने को कहा था। उन्होंने एक बड़ा भोज तैयार किया, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई।